मसूद अजहर का शुरुआती जीवन एक समान मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार में बीता। उसका परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था और उसका पालन पोषण इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार हुआ। उसके पिता अल्लाह बख्श शेख एक स्कूल शिक्षक थे और साथ ही एक स्थानीय धार्मिक नेता के रूप में भी जाने जाते थे। मसूद अजहर कुल 11, लेकिन जल्द ही उसे कराची के एक प्रमुख इस्लामिक मदरसे जामिया उल इस्लामिया में भेज दिया गया। यह मदरसा देवबंदी विचारधारा के प्रमुख केंद्र माना जाता था और यहीं से मसूद के भीतर कट्टर धार्मिक सोच की नींव पड़ी। यहाँ उसे इस्लामी कानून, कुरान, हदीस और अन्य धार्मिक ग्रंथों की गहन शिक्षा दी गई। फारसी आ गई थी। यह वह समय था जब मसूद अजहर ने भी अफगान जिहादियों की प्रेरणा ली। हालांकि वह सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसने धार्मिक प्रचारक और वैचारिक प्रशिक्षण के रूप में अपनी भूमिका निभाई। उसे संगठन में एक प्रभावशाली वक्ता और प्रेरक के रूप में मान्यता मिली। 1989 में वह हरकत उल मुजाहिदीन नामक आतंकवादी संगठन से जुड़ा। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करना था। मसूद ने इस संगठन के लिए अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका और खाड़ी देशों की यात्रा की, जहां उसने मुस्लिम युवाओं को जिहाद के लिए प्रेरित किया। मसूद अजहर की विचारधारा धीरे के अन्य आतंकियों के साथ मिलने आया, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उसे श्रीनगर में गिरफ्तार कर लिया। यह उसकी बड़ी गिरफ्तारी थी, जिसे उसे भारत के सामने एक मुख्य आतंकी के रूप में स्थापित कर दिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद कश्मीर में हिंसा की कई घटनाएं हुई ताकि भारत सरकार पर दबाव डाला जा सके कि उसे रिहा कर दिया जाए। 5 साल तक भारतीय जेल में रहने के दौरान मसूद अजहर की रिहाई की मांग बार बार हरकत उल अंसार द्वारा उठाई जाती रही, लेकिन भारत ने इसे अस्वीकार किया। यह सिलसिला चलता रहा जब तक कि 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को आतंकियों द्वारा हाईजैक नहीं कर लिया गया। विमान को काठमांडू से अपहरण कर अमृतसर होते हुए कंधार ले जाया गया, जहां तालिबान सरकार की छत्रछाया में यात्रियों को बंधक बनाया गया। आतंकियों ने मसूद अजहर की रिहाई की मांग की और आखिरकार यात्रियों की सुरक्षा देखते हुए भारत सरकार को मसूद को रिहा करना पड़ा। कंधार में आतंकियों ने उसे भव्य स्वागत दिया। उसके बाद वह पाकिस्तान 1999 कंधार से रिहा होकर पाकिस्तान पहुंचने के बाद मसूद अजहर ने जिस तरह की आतंक के नेटवर्क को खड़ा किया, वह किसी सैन्य रणनीति से कम नहीं था। उसने आतंकवाद को एक संगठित और रणनीतिक ढंग से भारत के खिलाफ उपयोग करने का काम किया। पाकिस्तान की धरती पर उसने जैश-ए-मोहम्मद नाम से एक नए आतंकी संगठन की नींव रखी, जो जल्द ही भारत के लिए सबसे बड़ा। मसूद अजहर का सबसे बड़ा हथियार उसका भाषण और वैचारिक प्रभाव था। वह कुरान और हदीस के संदर्भ के माध्यम से जिहाद को धर्म की सर्वोच्च सेवा बताता था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खाड़ी देशों के सैकड़ों मदरसों में उसने जैश-ए-मोहम्मद ने पाकिस्तान के बालाकोट, मुजफ्फराबाद और बहावलपुर जैसे इलाकों में दर्जनों प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए। यह युवाओं को AK-47 चलाने, IED बनाने, आत्मघाती हमलों की तकनीक और गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता था। अफगानिस्तान में तालिबान से मिले समर्थन ने इस प्रशिक्षण को और उन्नत बनाया। मसूद के प्रशिक्षण केंद्रों से निकले युवा भारत में कश्मीर में घुसपैठ करते थे। मसूद अजहर की ताकत का तीसरा और सबसे बड़ा स्तंभ था पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI का संरक्षण। जैश के शिविरों को सेना की निगरानी में चलाया जाता था। उसे वित्तीय मदद, हथियारों की आपूर्ति, यात्रा, पासपोर्ट और अन्य आवश्यक संसाधन ISI से मिलते थे। भारत में हमले के लिए खुफिया इनपुट और लॉजिस्टिक सहायता भी ISI ही प्रदान करता था। मसूद अजहर ने सिर्फ खुले तौर पर ही आतंक फैलाने का काम नहीं किया, बल्कि उसने कई बार अपने संगठन का नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी को भ्रमित करने की कोशिश भी की है। जब हरकत उल मुजाहिदीन और हरकत उल अंसार पर प्रतिबंध लगे तो जैश-ए-मोहम्मद सामने आया। जब उस पर दबाव बढ़ा तो उसने अल रहमत ट्रस्ट जैसे संगठन के जरिए फंडिंग और वैचारिक प्रचार जारी रखा। भारत क्यों चाहता था मसूद अजहर को सलाखों के पीछे? मसूद अजहर का नाम भारत में आतंक और विध्वंस का प्रतीक बन चुका है। ये केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा, एक संगठित आतंकी नेटवर्क और भारत के खिलाफ छेड़े गए छंद युद्धों का सबसे घातक चेहरा है। भारत द्वारा उसे सलाखों के पीछे डालने की मांग सिर्फ न्याय की अपेक्षा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा,
सामरिक नीति और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक कदम का प्रतिनिधित्व करता है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि भारत मसूद अजहर को क्यों हर हाल में गिरफ्तार करना चाहता है। 13 दिसंबर 2001 को भारत की लोकतांत्रिक संरचना की सबसे पवित्र जगह संसद भवन पर हमला हुआ। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने गेट तोड़कर परिसर में प्रवेश किया और भारी गोलाबारी शुरू कर दी। सौभाग्य से सभी सांसद सुरक्षित बच गए, लेकिन ये हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं, ये भारत के लोकतंत्र, उसकी संप्रभुता और संवैधानिकता व्यवस्था पर सीधा हमला था। इस हमले की साजिश का मास्टरमाइंड मसूद अजहर था। 1999 कंधार विमान अपहरण के दौरान भारत द्वारा रिहा किए गए आतंकवादियों में से एक वह खुद था और लौटते ही उसने संसद पर हमला जैसी साजिश रची। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने तक पहुंच गए थे। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर अफगानिस्तान से कंधार ले जाया गया। विमान में 117 यात्री थे और उसकी जान के बदले आतंकियों ने मसूद अजहर, उमर शेख और मुस्तार जरगर की रिहाई की मांग की। आखिरकार यात्रियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारत को झुकना पड़ा और 3 खतरनाक आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। इस पूरे प्रकरण ने भारतीय कूटनीति और सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियां उजागर की और आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्थिति को भी कमजोर किया। मसूद अजहर की रिहाई आने वाले वर्षों में हुई आतंकवादी हमलों की जड़ बन गई। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और भारत की जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त सबूत थे कि इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मसूद अजहर ही था। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीति और सैन्य दोनों मोर्चों पर दबाव बनाना शुरू किया। एयर स्ट्राइक, वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को घेरना और UNSC में मसूद की वैश्विक आतंकवादी घोषित कराना, ये सब भारत की सक्रिय प्रतिक्रिया का उदाहरण है। मसूद अजहर द्वारा स्थापित जैश-ए-मोहम्मद भारत में आतंकी गतिविधियों का एक प्रमुख आधार बन चुका है। यह संगठन पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ लगातार फिदायीन हमलों, IED विस्फोट और घुसपैठियों के जरिए आतंकवाद फैलाता है। पठानकोट एयरबेस 2016, उरी हमला 2016 और लगातार सीमा पर सीज़फायर उल्लंघन, इन सब में जैश की सक्रिय भूमिका रही है। मसूद अजहर का नेटवर्क कश्मीर घाटी में आतंकवादियों की भर्ती, प्रशिक्षण और घुसपैठ कराने का मुख्य माध्यम रहा है। मसूद अजहर केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा का वाहक है। भारत के लिए उसकी गिरफ्तारी का अर्थ केवल सजा देना नहीं बल्कि उसके नेटवर्क को कमजोर करना भी है। जब तक वह जीवित और स्वतंत्र है तब तक जैश जैसे संगठन उसकी प्रेरणा के नए नए आतंकी तैयार करते रहेंगे। उसकी गिरफ्तारी भारत की सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल भी बढ़ाएगी। वह संदेश देगी कि भारत दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। पुलवामा, उरी, पठानकोट, संसद हमला, हर एक घटना में सैकड़ों परिवार उजड़ गए, लेकिन जवानों ने देश के लिए बलिदान दिया। उसके परिवार आज भी एक सवाल पूछते हैं, मसूद अजहर कब पकड़ा जाएगा? भारत का कानून और न्याय व्यवस्था ये मांग करती है कि ऐसे युद्ध अपराधियों को सजा दी जाए। मसूद अजहर की गिरफ्तारी भारत की न्यायिक व्यवस्था की साख को और मजबूत करेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और यहाँ तक कि रूस ने भी मसूद अजहर के खिलाफ भारत का रुख का समर्थन किया है। UN ने उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है, लेकिन कार्रवाई वहीं रुकी हुई है क्योंकि पाकिस्तान अब तक उसे संरक्षण देता आया है। भारत चाहता है कि दुनिया सिर्फ निंदा तक सीमित ना रहे बल्कि पाकिस्तान पर दबाव डालकर मसूद को भारत को सौंपने या कम से कम उसे निष्कासित करने का काम करे। पाकिस्तान लगातार कहता रहा है कि मसूद अजहर अब सार्वजनिक रूप से सक्रिय नहीं है, बीमार है, वह देश में ही नहीं है, लेकिन खुफिया एजेंसियों और मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और ही बताते हैं कि वह भागलपुर में ISI की निगरानी में सुरक्षित ठिकाने पर है। ये पाकिस्तान की दोहरी नीति का उदाहरण है। एक और दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बातें, दूसरी और आतंकवादियों को संरक्षण और समर्थन देने का काम। भारत के लिए मसूद अजहर की गिरफ्तारी एक प्रतीकात्मक और रणनीतिक लक्ष्य है। यह केवल एक आतंकवादी को पकड़ना नहीं, यह उस विचारधारा, उस ढांचे और उस तंत्र को समाप्त करना है जो निर्दोषों की जान लेकर अपने मकसद को हासिल करना चाहता है। जब तक मसूद अजहर को सजा नहीं मिलती तब तक ये लड़ाई अधूरी ही रहेगी। भारत का संदेश साफ है, जो हमारे देश के खिलाफ
हथियार उठाएगा वह कहीं भी छुपा हो, उसे हम खोज कर रहेंगे। मसूद अजहर के जीवन की अंतिम स्थिति एक रहस्य कम नहीं है। पुलवामा हमले के बाद जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ा, पाकिस्तान ने उसे सार्वजनिक रूप से नज़रबंद दिखाया, लेकिन इसकी पुष्टि कभी नहीं हो सकती। भारत, अमेरिका, फ्रांस और कई अन्य देशों की कोशिशों से 2019 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया, लेकिन उसके बाद उसकी गतिविधियां अचानक गायब हो गईं। पुलवामा हमले के बाद भारत ने कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान को चारों ओर से घेर लिया। संयुक्त राष्ट्र, FATF, G20 और OIC जैसे मंचों पर भारत ने मसूद अजहर की गतिविधियों को उजागर किया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना अधिक बढ़ गया कि चीन को भी UNSC में अपने वीटो का विरोध छोड़ना पड़ा। अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया। इससे पाकिस्तान की छवि पूरी दुनिया में धूमिल हो गई। 2019 के बाद से जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों और उसके प्रचार तंत्र में अचानक से गिरावट दिखी। बहावलपुर के उसके मुख्यालय को सील कर दिया गया और पाक सरकार ने दावा किया कि मसूद अजहर बीमार है, मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है। कई रिपोर्ट्स में ये भी माना जाता है कि उसको किडनी फेलियर और अन्य बीमारियां भी हुई हैं। भारत और पश्चिमी खुफिया एजेंसी के पास दो तरह की सूचनाएं हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार मसूद अजहर अब भी पाकिस्तान सेना की निगरानी में बहावलपुर या कराची के किसी सुरक्षित बंकर में रह रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ खुफिया सूत्र दावा करते हैं कि 2021-22 के बीच उसकी मौत हो गई, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी मृत्यु की खबर को गुप्त रखा ताकि जैश का नेटवर्क बिखर ना जाए। अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि वह जीवित है या मर चुका है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था और एक शर्त यह भी थी कि वह आतंकवादियों पर कार्रवाई करे। इसी दबाव के चलते पाकिस्तान ने कुछ दिखावटी कदम उठाए, जैसे कि मसूद के संगठन को बैन करना, कुछ संपत्ति को जब्त करना, लेकिन वह पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं हुआ। भारत ने मसूद अजहर को पकड़ने और उसके संगठन को ख़त्म करने के लिए हर मंच पर काम किया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सैन्य दबाव, खुफिया हमले और आर्थिक नाकेबंदी। बालाकोट एयर स्ट्राइक इसका एक उदाहरण था, जहां जैश के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया। भारत की रणनीति उसे न सिर्फ कमजोर करने में बल्कि वैश्विक दबाव बनाकर उसे अस्तित्व को मिटाने में कारगर रही है। चाहे वह जीवित हो या मारा गया, मसूद अजहर अब एक प्रभावशाली स्थिति में नहीं है जहां से वह भारत का विश्व के लिए बड़ा खतरा बन सके। भारत की नीति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जनता के दृढ़ संकल्प ने यह सुनिश्चित किया कि एक जमाने में जो नाम आतंक का पर्याय था, वह अब या तो अदृश्य या इतिहास के धुंधल हो चुका है। मसूद अजहर का अंत भारत की आतंक के खिलाफ लड़ाई का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, एक ऐसा मोड़ जहां दुश्मन की रणनीति ध्वस्त हुई और भारत ने यह साबित किया कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।